हरियाणा के पानीपत के ये सास ससुर ने सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम थी इनकी बहू से। बहू से प्रॉब्लम क्या थी? बहू रील्स बनाती थी, क्लब जाती थी, पब की वीडियोस बनाकर डालती थी, तो इन्हें प्रॉब्लम थी उनके पहनावे से, उसकी लाइफस्टाइल से। कई बार वो उसे रोक टोक करते कि गांव में इस तरह के कपड़े पहनकर मत घूमो, जिस पर बहू की सास ससुर से कई बार लड़ाई हो जाती। अब लड़ाई इस कदर आगे बढ़ गई थी और बेटे बहू से बार बार लड़ाई झगड़े से तंग आकर सास ससुर ने जान दे दी। ये पूरा मामला हरियाणा के पानीपत का है और एक लव कम अरेंज मैरिज में जहां परिवार वालों ने बच्चे की पसंद को साथ दिया, बोला कि ठीक है तुम्हारी पसंद से तुम शादी कर लो। लेकिन लड़की जब दिल्ली से पानीपत गई और पानीपत के गांव में जब वो रहने लगी तो वहां उसने उसी लाइफस्टाइल को अपनाया जैसे वो पहले रहती थी। लेकिन यहां से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, घर वालों को इससे परेशानी होने लगी। अब बहू को रील बनाने का शौक था, ऐसे में सास ससुर दोनों को प्रॉब्लम थी उस चीज़ों पर। अब उन्होंने बार बार टोकना शुरू किया। टोकने के बाद बहू की लड़ाई शुरू हो गई कि मैं पहले भी रील बनाती थी, पहले भी मेरी लाइफस्टाइल इसी तरीके से थी, आपने वो सब चीज़ें देखी थी, अब शादी के बाद आप क्यों रोक रहे हो? इस बात को लेकर बहुत बार लड़ाई झगड़ा हुआ। खुद जो ससुर है राजेश, उन्होंने अपने भाई को फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं तंग आ चुका हूँ अपनी बहू से, अपने बेटे से, और मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं सुनता, अब मैं जा रहा हूँ अपनी जान देने। ये बात सुनकर राजेश के भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि भैया आप मत करो ऐसा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन तब तक देर हो जाती है, वो जहर खा लेते हैं। जहर खाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। मौत से कुछ सेकंड पहले जो उनकी पत्नी है, यानी जो महिला की सास है सुमन, वो एक बयान देती है। बयान में अपनी बहू पे और अपने बेटे पर आरोप लगाती है, इन दोनों की वजह से हम तंग होकर जान दे रहे, और बाकायदा ससुराल वालों पर, जो लड़के के ससुराल वाले, उन पर भी आरोप लगाते हैं और उसके साली पर भी आरोप लगाते हैं। तो क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हरियाणा का पानीपत में आशीष पढ़ाई के साथ साथ उसके कुछ अरमान थे, वो बिज़नेस करना चाहता था और बिज़नेस के लिए वो दिल्ली आया जाया करता था। उसका रेगुलर उठना बैठना था दिल्ली में कुछ उसके दोस्तों के साथ। और वहीं जिनके पिता थे राजेश, उनकी अच्छी खासी धन दौलत थी, उनकी ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा थी। मम्मी जो थी वो हाउसवाइफ थी सुमन, और अब ये तलाश करने लगे थे बेटे के लिए एक बहू की। अब ये बोल रहे थे कि बड़ा हो गया हमारा बेटा, अब उसकी शादी करा देनी चाहिए। इस बीच उसे ये भी फ्रीडम थी कि तू देख ले, अगर खुद से कोई पसंद, तुझे कोई लड़की है, तेरे लाइफ में कोई लड़की है तो उससे शादी कर ले। लेकिन उस वक्त तक आशीष के जीवन में कोई नहीं था। आशीष ने फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज़ किया और फेसबुक इंस्टाग्राम पर उसकी एक महिला से दोस्ती हो गई। स्नेहा दिल्ली की रहने वाली थी। अब स्नेहा से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। ये हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। ये ऐसे में पानीपत से जाते थे दिल्ली स्नेहा से मिले और स्नेहा को भी हरियाणा लेकर आते और दोनों रेगुलर मिलना जुलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार में बदल गई तो अब इनके रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। 2 साल का वक्त हो गया था इनके रिलेशनशिप को। और अक्सर कहा जाता है अगर आपका रिलेशनशिप 2 साल तक टिक गया तो शादी कर लीजिए, अगर उसके बाद 3 या 4 साल जाएगा तब आपकी शादी होना नामुमकिन है। ऐसा ही कुछ हुआ। अब 2 साल रिलेशनशिप को हो गए थे। 2 साल के रिलेशनशिप के बाद अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। ऐसे में घर वालों को मनाना बहुत ज़रूरी था। फिर आशीष ने अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा को अपने घर वालों से मिला। शुरुआत में माता पिता नहीं मान रहे थे। जिनकी मम्मी थी सुमन, वो कहती थी कि नहीं बेटा, आप हमारे यहाँ ही कोई लड़की देख लो, हरियाणा से कोई लड़की देख लो, आसपास से कोई लड़की देख लो, दिल्ली की लड़की हमारे यहाँ सेटल नहीं हो पाएगी। पहले शुरुआत में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है आशीष अपने घर वालों को मना लेता है और जनवरी 2025 में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चीज़ें नॉर्मल होती है, लेकिन जो लड़की की लाइफस्टाइल थी, लड़की शादी से पहले रील्स बनाती थी, वो मॉडर्न थी, वो पढ़ी लिखी लड़की थी, तो उसकी लाइफस्टाइल उसी हिसाब से थी जैसे मॉडर्न सिटीज़ में लोग रहते हैं। अब ये जब गांव आ गई, मतलब पानीपत जब आ गई, तो पानीपत में ये जिस गांव में रह रहे थे, इनका कहना ऐसा था सास ससुर का कि अब बेटा गांव में आप जैसा आप शहर में कपड़े पहनते थे, जैसा आप दिल्ली में रहते थे, आप इस तरह के कपड़े यहाँ नहीं पहन सकते। और वो जब आप अपने घर पर थे तब कुछ और बात थी, अब आप बहू बन गई तो आपको बहू की तरह रहना पड़ेगा। तो स्नेहा इस पर कहती थी कि आपने शुरुआत में तो कोई चीज़ें नहीं बोली मेरे कपड़ों को लेकर, जब शादी होने वाली थी, जब रिश्ता तय हो रहा था, लेकिन अब आप मुझ पर रोक टोक क्यों कर रहे हैं? इस बात को लेकर
सास की अक्सर जो है बहू से लड़ाई होती। अब लड़ाई होती, बीच में ससुर भी इंटरफेयर करते, वो भी बोलते कि बेटा आप रील बनाते हो, उससे लोग हमें ताने मारते हैं, समाज में हमारा उठना बैठना है, तो इससे हमारी बदनामी हो रही है। अब रील बनाने को लेकर भी वो कहने लगे बदनामी होगी, इस तरह के रील्स थे। अब इन सब चीज़ों को लेकर घर में जो माहौल है बिगड़ने लगा। जो बेटा है, बेटे पर आरोप लगा कि बेटा जो है अपनी वाइफ का साइड ले रहा था, और सास ससुर का कहना था कि एक तरह से वो बाइकॉटेड फील करते थे क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब ये लड़ाई जो है दिन पर दिन बढ़ते जाती, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर, आपको पता है एक टॉपिक से लेकर दूसरे तीसरे ऐसे टॉपिक्स बढ़ते गए और लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया। इन्होंने फिर तो राजेश के भाई जो है रमेश, उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की के घर वाले भी बार बार प्रेशर बनाते, लड़ाई करते, कि बोलते कि अगर तुम मेरे बच्ची पर ज़्यादा रोक टोक रखोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा देंगे। ऐसे तमाम जो है आरोप जो है राजेश के भाई ने लगाए और बताया कि अब ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया था कि अचानक से एक दिन मुझे फ़ोन आता है और मेरे भाई रोने लगते हैं राजेश, और वो कहते हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, हमारी बहू ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हम अच्छे से नहीं रह पा रहे, हमसे बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम छोटी मोटी चीज़ें अगर उसे बोल रहे हैं कि बेटा ये चीज़ मत करो, उस बात पर भी वो हमारे बारे में सोच नहीं रहे और हमसे लड़ रहे हैं। हमारा इकलौता बेटा था, वो भी हमारी नहीं सुनता और वो बहू की सुनने लगा। सोचिए, इकलौता बेटा, और अब आरोप लगा रहे परिवार वाले माँ बाप की, हमारी नहीं सुनता, वो बहू की सुनता है। अब इस चीज़ को लेकर दोनों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई घर वालों की। अब अचानक से दोनों ने जहर खा लिया, जहर खाकर जान देने की कोशिश की। अब इन्होंने जब जहर खा लिया, जहर खाकर अपने भाइयों को और अपने जो जितने रिलेटिव्स थे सबको फ़ोन कर इन्होंने बताया कि मैं अपने बहू से और अपने बेटों से तंग आकर हम जहर खा रहे हैं और जहर खा कर जान दे रहे हैं। तब तक आस पड़ोस के लोग और पड़ोसी जो है तुरंत पहुंचे और उनको अस्पताल लेकर जाया गया। पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया गया जहां माँ की जो है हालत एकदम बिगड़ गई थी, तो माँ से तुरंत बयान लिया गया। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और माँ ने बताया कि मेरी बहू के माँ बाप और उसकी बहन की वजह से और मेरे बेटे की वजह से हम जान दे रहे, और इसमें इन लोग ने हमें बहुत मेंटली टॉर्चर किया, हम इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते नहीं समझ रहे थे, इस वजह से हम जान दे रहे हैं। अब जिसके बाद उनकी थोड़ी देर बाद मौत हो जाती है। फिर जो उनके पति हैं यानी लड़के के पिता, उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहाँ उन्हें एडमिट किया जाता है और दूसरे दिन उनकी भी मौत हो जाती है। अब घर वालों के तरफ से सीधा आरोप लगाया गया और जो उनके भाई हैं, बड़े भाई रमेश वर्मा, उन्होंने जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और उन्होंने बताया कि इन लोगों के उकसावे में आकर जो है हमारे भाई ने और हमारी जो भाभी है उन्होंने अपनी जान दे दी। एक बार सुनते उनके बड़े भाई ने क्या कहा और उनके रिलेटिव्स ने क्या कुछ कहा। इनका लड़ाई झगड़ा ना होता रहता था। हमारा भाई हमारे से बोलता था भाई तुम आओ, तो हम उससे बोलते थे भाई हम जरूर आएंगे, लेकिन वो लड़का हमारा भतीजा हमारे से ये बोलता था कि ताऊ जी अगर आप आगे तो हमारे घर में कोई आदमी मर जाएगा, तो इसलिए हम श्रम के मारे नहीं जाएंगे ताकि भाई इनका क्लेश नहीं बढ़े। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, अगर मान लिया लड़के ने कुछ कर लिया तो हमारा काला मुँह हो जाएगा, और लड़की हमारे खिलाफ कोई भी मतलब झूठा हमारे पर दोष लगाकर हमारी एप्लीकेशन भी दे सकती थी। अब मेरी 63 साल की उम्र हो चुकी है भाई, ये दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली ये मान ले जैसे केस कर देती है तो मेरे पतारी को जाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम भाई के साथ नहीं खड़े आया मैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी इज्जत का मारे नहीं आया कि भाई, हाँ मैं मजबूर था। जब लड़के ने ये बोल दिया हमारे से कि ताऊ जी हमारे बीच में मत आना, तो हम इसलिए नहीं गए। तो ये 8 तारीख की शाम को मेरे पास फ़ोन आया, भाई रमेश इस तरह बात है, काफ़ी झगड़ा हो चुका है घर में हमारे साथ, और लड़के ने और इस वो ने हमारा जीना आराम कर दिया, और इसने अपने घर फ़ोन करके अपने माँ बाप को, फादर को, इनको बुलाया है, और वो सुबह सुबह 8 बजे, हाँ तो सुबह 8 बजे उसका परिवार 10-12 लोग और लेडीजें वो आ गई, आके मेरे भाई को इतना टॉर्चर कर दिया कि हाँ इतना मजबूर हो गया वो। उसका फ़ोन आया मेरे पास 9:41 पर सुबह, कल 9 तारीख को। तो उसने बोला भाई मैंने इस तरह काम कर दिया। मैं क्या बात होगी कि भाई इन्होंने मैं इतना टॉर्चर कर दिया कि मेरे को जहर खाने को मजबूर कर दिया, और मैंने जहर खा लिया। माँ भाई तूने ये बहुत गलत काम किया, हम आने के लिए तैयार हो रहे थे, तूने ये काम क्यों करा। तो जी फिर आ गया मेरे भांजे पास फ़ोन, कपिल के पास। कपिल का फ़ोन मेरे पास आया, बोला मामा जी ऐसा है, नारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मामा जी हर को मामी को यही पानीपत गैलेक्सी हॉस्पिटल में लेके आने लग रहे हैं। तो जी हमने फिर एक साथ ही खाया था। हाँ जी, तो जी हमने है ना वहाँ से मतलब के
नारे जाने से तो इनकार ही हो गया। फिर तो हम सीधे जी हॉस्पिटल गए थे। तो हमारी जो छोटे भाई की बहू है उसने बयान दिया था, हमारे पास एक छोटी ही वीडियो है। हाँ, वो हमने आपको, क्योंकि पुलिस टाइम पर नहीं आई। क्या बोल रहे थे उस वीडियो में, ये क्या बोल रहे थे? वीडियो में ये सुन लो जी। अब क्या अब प्रशासन से क्या मांग करते हम तो जी मतलब ये मांग रहे हैं, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। हमारी तो यही प्रशासन से वो है जी। ठीक। दोनों एक साथ गैलेक्सी में थे, फिर वहाँ पे कहाँ गए? गैलेक्सी में थे जी दोनों एक साथ। तो डॉक्टर ने बोला हमारे से करीब 5 बजे ही, भाई ऐसा है कोई उम्मीद नहीं है इनकी बचने की। दोनों की? हाँ जी, 1 लाख कुछ रुपये मतलब उन्होंने बिल बना दिया। वो बिल हमने उनका अदा कर दिया। अदा करने के बाद जी फिर हमने प्राइवेट एम्बुलेंस की, तो एक यहाँ लेके आए हम सिविल हॉस्पिटल में। इन्होंने जो छोटे भाई की मिसेज थी उसको मृत घोषित कर दिया, और बड़े जो हमारा भाई था राजेश उसको रोहतक रेफर कर दिया। तो आज सुबह करीब 6:30 बजे रोहतक से मैसेज आ गया कि राजेश एक्सपायर हो चुका है। हाँ जी। खाया क्या था इन्होंने? खाया जी इन्होंने सल्फास की टेबलेट खाई थी। जो इनकी पत्नी थी उनकी मौके पर ही हो गई। हाँ जी, हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था जी। क्या नाम है इन दोनों के? राजेश और हमारे भाई की मिसेज का नाम है सुमन। बेटा आया है जी अभी भी? बेटा जी अभी वो रोहतक ही है अपने फादर के पास पीजीआई में, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, हमारे ताऊ के लड़के, सगी मौसी के लड़के हैं सुभाष, मेरा लड़का भी है विकास, और 2 उसके जो हमारी वो उसके 2 भतीजे हैं। एक इसका नरेश का लड़का छोटे वाला। साल से इतने परेशान थे, लड़का और बहू बहुत दिन से उनको टॉर्चर कर रहे थे। काफ़ी दिन से परेशान थे। जब भी घर में आते थे तभी झगड़ा शुरू हो जाता था, और बार बार हमारा भाई बोलता था कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और मैं किसी न किसी दिन जहर खा लूँगा। इसी के दबाव के कारण उन्होंने जहरीला पदार्थ निकल लिया। बेटे की, आपके भतीजे की शादी कब हुई थी? क्या आखिरकार कारण रहे? ये कि 2 साल पहले शादी हुई थी, हाँ 2025 में, और इसी के कारण उनका उसी समय से झगड़ा शुरू हो गया था। आप बस दोनों से झगड़ा रहता था? झगड़ा बस मियाँ बीवी उनको देखना चाहते नहीं थे कि भाई उन दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट रहें। बेटा भी इनका साथ नहीं दे रहा था? बेटा भी साथ नहीं दे रहा था, बेटा भी बहू के साथ ही था। अच्छा। हाँ जी, अनबन काफी दिनों से चल रही? 2 साल से, जब से शादी हुआ। कहाँ शादी हुई थी? ये दिल्ली हुई थी, नवादा में। वैसे देखा जाए तो अक्सर ये राइट्स होते हैं हर किसी के कि मुझे क्या पहनना है, मैं कैसे रहूं, ये मेरा राइट्स है, ये मैं डिसाइड कर सकता हूं। और बहुत बार ये होता है कि सोसाइटी का प्रेशर होता है बहुत सारे लोगों पर कि सोसाइटी में आपको इस तरह से रहना है। और बहुत बार हमने देखा भी कि गांव देहात में अभी भी ये सब चीज़ें चल रही हैं कि फ्रीडम के नाम पर आपको फ्रीडम दी नहीं जाएगी। जैसा आप शहर में रह रहे, अगर आप वैसा गाँव में रहने लगे तो लोग आपके ऊपर ताने कसने लगेंगे, आपका मजाक बनाने लगेंगे, और कई लोग इस मेंटल प्रेशर को झेल नहीं पाते। ऐसे में करना क्या था, जो सास ससुर थे उनका इस तरह से डायरेक्ट दबाव बनाना मुझे लगता है वो भी एक तरह से सही नहीं है, लेकिन बच्चों का ना सुनना वो भी एक तरह से सही नहीं है। बहुत बार बोला जाता है ना कि कई बार थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो है अगर आप मेंटेन कर लो तो घर की स्थिति बदल सकती है। मुझे लगता है अगर बेटे को उनके पहनावे से प्रॉब्लम थी तो बोल देते बेटा आप जब शहर में रह रहे हो वहाँ आप वैसा ड्रेसअप करो, गाँव में आप आ रहे हो तो आप इस तरह का ड्रेसअप कर लो, और एक तरह से आप जब शहर में रह रहे हो तो आप वहीं उस तरह के हिसाब से सेटल हो जाओ, हमें भी ले चलो, सबसे बेस्ट तरीका। क्योंकि एक बच्चे जो मॉडर्न तरीके से पले हैं, बड़े हैं, और आप अगर उन पर प्रेशर बनाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत लोग नहीं मानते, और बहुत लोग वो मानने के लिए रेडी नहीं होते, और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये उनकी आज़ादी है, ये उनका मानना है उन्हें क्या पहनना है और उन्हें क्या नहीं पहनना। अगर इस बात से लड़ाई होती है और लड़ाई होकर कोई शख्स जान दे देता है तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो है उस शख्स की वैसे नहीं बनती। अब इसमें एफआईआर तो हो गया, एफआईआर में देखना होगा और क्या क्या चीज़ें लिखाई गई। क्या अगर सिर्फ इतनी सी बात है कि कपड़े के पहनावे को लेकर रोक टोक करते तो और वो उनकी बात नहीं मानते तो ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। आप किसी की फ्रीडम पे आप, मुझे नहीं लगता कि आप पहरा लगा सकते हो, आप बोल सकते हो कि नहीं आपको ये पहनना है वो नहीं पहनना है। आप इस तरह का प्रेशर नहीं बना सकते, और मुझे नहीं लगता कोर्ट में ये केस ज़्यादा देर टिकेगा अगर ये तर्क दिया जाएगा तो। हाँ, अगर वही मेंटल प्रेशर या कुछ टॉर्चर के सबूत मिलते हैं कि मारपीट के कुछ सबूत मिलते हैं, इन्हें मेंटली परेशान किया जा रहा था, इस तरह के कोई सबूत मिलते तो एक केस टिक पाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा बैडमिंटन टू सुसाइड के केस में सबसे पहले बेल मिलती है, और
ये केस में जो है सज़ा बहुत कम होती है, बहुत कम। मैंने हाल फिलहाल में बहुत रेयर केसेस देखे जिसमें सज़ा होती है। तो ऐसे में खुद की जान देना तो बिल्कुल भी उपाय नहीं है। आप एक तरह से काउंसिल कीजिए, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो आप उनसे अलग हो जाइए। आप भी ट्राई कीजिए कि आपका जीवन है और अच्छा जीवन है, उसको संभाल के रखिए। आप किसी और के चक्कर में अगर आप अपनी जान देते हैं तो आपका नुकसान हो गया। आपने तो जान दे दी, लेकिन अगर उस जान देने के बाद भी बदलाव आता है तो उस बदलाव का कोई फ़ायदा नहीं, आप तो देखने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी हरियाणा के पानीपत की, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में उन कमेंट्स को पढ़ूंगा। और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को बर्थडे विश कर दीजिए, तो बिल्कुल, अगर आप कोई आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है और आप लगातार क्राइम तक पे मेरा शो देख रहे हैं तो मैं ज़रूर आपको विश करूंगा। आप कमेंट्स में या मेल कर मुझे बताइएगा तारीख और सब कुछ। और बहुत सारे लोग नाम लेने के लिए भी कहते हैं। पिछली वीडियो में राहुल जो है उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ले लीजिएगा। राहुल जी रेगुलर मेरा शो देखते हैं, धन्यवाद राहुल जी। जो कार्तिक थे, कार्तिक ने भी कहा था कि मैं आपका जो बोलने का तरीका है मुझसे बड़ा फॉलो करता हूँ, आप एकदम फ्री स्टाइल बोलते हैं, बिल्कुल। और मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ता हूँ, तो स्टोरी टेलिंग जो है मैंने शम सर से ही सीखी और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरह से वो स्टाइल आपको पसंद आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और दोस्तों, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा, अगली वीडियो में सब कमेंट्स में लूँगा और ढेर सारी बातें करूँगा। आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मुझे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।